नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास परियोजना की जानकारी पहुंचाई जाए जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आपके लिए बनाया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। बात करते हैं सबसे पहली खबर की। महाराजा शूरसेन जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर समाज के हर कार्य में सैनी समाज का योगदान है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां दी तो वहीं मंच से कई बड़े ऐलान भी किए। रिपोर्ट आप देखिए। हिसार में सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में महाराजा सूरसेन जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। महाराजा सूरसेन जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर समाज के हर कार्य में सैनी समाज का योगदान है। सैनी समाज के शिक्षण संस्थान के लिए मुख्यमंत्री निधि से 31 लाख और कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के स्वैच्छिक कोष से 11-11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की अलग जगाने वाली सावित्रीबाई फुले के नाम पर शिक्षण संस्थान और समाज की धर्मशाला के लिए HSVP की तरफ से नियम के अनुसार एक प्लॉट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी में हर देशवासी ने अहम योगदान दिया है। महाराजा सूरसेन जी का जो इतिहास हमने पढ़ा है, बहुत ही प्राक्रमिक और बहुत ही वेदों के ज्ञाता, प्रतापी, न्यायप्रिय, एक धर्मात्मा, इस प्रकार के प्रजापालक वो राजा थे और राज्य में उनके समय पूर्ण समाजवाद था। उत्पादन के साधन समस्त समाज की भलाई में काम आते थे, इस प्रकार की और उनको राज करने की जो पद्धति प्रक्रिया थी वो उस समय हमने की। राजा सूरसेन सैनी जी, इनका जो क्षेत्र है मथुरा का इलाका है और उस मथुरा के क्षेत्र के अंदर आज भी उनकी मान्यता जिस प्रकार से बताई जाती है, बहुत ऐतिहासिक तौर पर उनको लोग वहां याद करते हैं। वहां पर उन्हीं के नाम पर सौर सैनी भाषा और उन्हीं से आगे चल करके ये जो सूरसैनी वंश है, जिसके हम सब सैनी समाज के नाते वंशज हैं, ये वहां शुरू हुआ। सूरसैनी जाति की जो प्रशंसा है न केवल इतिहास में बलती है बल्कि महाभारत के में भी सूरसैनियों का ये यश जो है ये गाया जाता है। हमारा जो इतिहास है बहुत गौरवशाली है और उसके अधीन हम जितना भी काम करते रहे हैं, हमें ऋग्वेद में श्रेणी नामक वीर जाति का जो वर्णन मिलता है, उसी वंश में चलकर महाराजा शूरसेनी ने शूरसेनी गण की ये स्थापना की थी। सैनी समाज ने सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारक और श्री लक्ष्मीदास जी जैसे संत, बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब चंद सैनी जी जैसे वीर योद्धा, बिहार के सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे समाज सेवक और बहुत प्रसिद्ध नाम हमने सुना है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जैसे खिलाड़ी, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरुवचन सलारिया, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगेंद्र सिंह सैनी जी जैसे वीर सैनिक और चंडीगढ़ जिस नाम से ख्यात है, प्रसिद्ध है, प्रख्यात है, ऐसे कलाकार जो चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के निर्माता हैं पद्मश्री नेकचंद सैनी जी, भारत में बाघों की जनसंख्या और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए कार्य करने वाले पद्मश्री कैलाश चंद सांखला जी जैसे वन्य प्राणी संरक्षक, ऐसे अनेक महापुरुष अपने समाज में ऐसे हुए हैं। हमें अपने इन जो महापुरुषों का, वीरों का, इनकी जब जीवनी पढ़ते हैं तो वास्तव में माथा ऊंचा होता है, गौरव से हम अपने सीने को चौड़ा करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सैनी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज में
सेनानी सरदार महंगा सिंह सैनी और अजीत सिंह सैनी जैसे सेनानी इसी समाज ने दिए हैं। वास्तव में देश का इतिहास इन सेनानियों का और हमारी आजादी के आंदोलन से भरा पड़ा है। 1857 की पहली जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, उस समय समाज के वीरों ने कितना बड़ा योगदान किया है। समाज की एक बड़ी आबादी महाभारत से पहले भी खेतीबाड़ी का काम करती रही है। वास्तव में राजा कुरु ने जब कुरुक्षेत्र में हल चला करके खेती का काम शुरू किया था, उस समय भी बड़ी संख्या में सैनी समाज उस क्षेत्र के अंदर पहले से खेतीबाड़ी का काम ये करता रहा है। जैसा हम देखते हैं कि देश के निर्माण में सैनी समाज का योगदान ये बहुत प्रशंसनीय है। जैसा हम जानते हैं, आजादी के बाद यानी एक प्रकार से पहली जो हमारी महिला शिक्षिका है, जिनको हम बहुत आदर से याद करते हैं, ऐसा नाम भी ये शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी के नाम से और ये उस समय आता है। इस प्रकार से जो मैंने पहले जिक्र किए हैं, ऐसे महान पुरुषों में जो शिक्षा के बारे में विचार है वो बहुत ही एक प्रकार से सराहनीय है। एक आधुनिक और एक विकसित हरियाणा को बनाने के लिए आज हरियाणा में भी बहुत सी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, और इसलिए हमेशा मेरे मन में कभी कभी सैनी समाज के प्रति बहुत प्रेम और प्यार इसलिए भी आता है कि एक प्रदेश के हित में सोचने वाला, छोटी सोच का ना होकर के एक व्यापक सोच का समाज ये हमारा सैनी समाज है। मेरे पास बहुत सी डिमांड्स आई हैं, चाहे वो हिसार से आई हो, करनाल से हो, पानीपत से हो, कुरुक्षेत्र से हो। वहां जब जाना होगा, मिलना होगा, तो आपके नेताओं के साथ बैठ करके वो सारी बातचीत की जाएगी। अभी तो जिस स्थान पर हम बैठे हैं, इस स्थान के ऊपर जो हमारी शिक्षण संस्थान था वो पुराना होने के कारण से उसको गिरा दिया गया। इसके नए निर्माण की जो बात की जा रही है, इसमें मुख्यमंत्री के पास, मंत्रियों के पास एक डिस्क्रिशनरी कोटा होता है। उस कोटे में सामान्यतः हम योगदान कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि आपके इस संस्थान को बढ़ाने के लिए, शुरू करने के लिए प्रारंभिक योगदान इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। और मैं अकेले अपनी तरफ से भी नहीं, तो हमारे सरकार के साथ जुड़े हुए साथी से मेरी बात हो गई है, उनका कि हमारे नाम से भी आप घोषणा कर देना। तो आज 31 लाख रुपया तो मुख्यमंत्री के नाते से मेरे कोष में आएगा, मेरे कोष से आएगा, और 11 लाख रुपया डॉक्टर कमल गुप्ता जी की ओर से आएगा, 11 लाख रुपया हमारे डिप्टी स्पीकर उनकी ओर से आएगा। तो ऐसे 53 लाख रुपए की घोषणा इस सभा में और मैं इस कॉलेज के उस शिक्षा संस्थान जो है उसके लिए करता हूं। और इसी प्रकार से एक विषय आया कि प्रथम हमारी महिला शिक्षिका सावित्रीबाई जी, जिनका महिला शिक्षा के अंदर बड़ा नाम है क्योंकि वो देश की पहली महिला शिक्षिका रही हैं, तो उनके नाम से कोई भी एक कॉलेज का नाम, जो हमारे नेता है नायब सिंह सैनी जी हैं, हमारे वहाँ जो और भी सैनी समाज के लोग बैठे हैं, पवन सैनी जी हैं, जवाहर सैनी जी हैं, और हमारी पूर्व सांसद हैं, या हमारे जो भी नेता है वो मिल करके जहां कहीं किसी कॉलेज के नाम रखने की बात आती है, जहां हमारे समाज के लोग हों, वो बताएंगे तो निश्चित रूप से कॉलेज का नाम या किसी शिक्षण संस्थान का नाम उनके नाम के ऊपर रखेंगे। एक प्लॉट की बात की गई है, तो इसमें भी मैं हमारा जो HSVP है उनको कहूंगा कि जिस शहर में आपको प्लॉट चाहिए, एक में अथवा ज्यादा में, वहां एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप लोग उसमें अप्लाई करिए। तो एक निश्चित विधि है उसकी, उसमें सबको आपको धर्मशाला के प्लॉट ये भी जरूर दिलाए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार की ओर से अलग से मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने का ऐलान भी किया, जिसमें भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाएगी। 7 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपया साल से भी कम है। हम उनको सबको बुलाएंगे और सबको आह्वान करेंगे कि कुछ ना कुछ काम करिए, कुछ अपनी आय बढ़ाएं। सबको हम 1,80,000 से ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, ये हमारा टारगेट है। और 1,80,000 से ऊपर जाने का मतलब कि हर परिवार की कम से कम 15,000 का महीना ये अगर आय होती है तो अपने घर का सामान्य काम काज वो कर सकता है। हाँ, कुछ विशेष काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर उसके ऊपर भारी वजन पड़ता है, आर्थिक मकान बनाना है वो नहीं बना सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत योजना बनाई, हमने लाखों मकान उसमें दिए हैं। अभी और लोगों का भी हम और सर्वे कर रहे हैं। उस सर्वे में जिनके अपने मकान नहीं हैं, अलग से एक प्रदेश की योजना बनाएंगे, मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसके अंतर्गत वो सारे लाभ जितने दिए जा सकते हैं आसानी से मकान व्यक्ति को मिल जाए, हर सिर के ऊपर उसकी छत हो जाए, ये योजना हम बना रहे हैं।
हर परिवार का, उस गरीब परिवार का बच्चा, उसकी पढ़ाई ठीक हो जाए, स्कूलों में उनकी फीस माफ कर रहे हैं। यहां तक अगर ऐसे गरीब परिवार के बच्चे, मानो सरकारी स्कूल उसको उपलब्ध नहीं है, अच्छा स्कूल, कहीं प्राइवेट में पढ़ना चाहेगा तो फीस सरकार देगी। हमने सरकार की ओर से वो फीस भी तय की है कि इस प्रकार के बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, और ये फीस सरकार की ओर से तय है। बहुत सरकारी प्राइवेट स्कूल भी उसमें आगे आ रहे हैं, जो कहते हैं इस योजना में, और हम चिराग योजना में हम शामिल होना चाहते हैं। गरीब परिवार का बच्चा, बालक, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, कोई बीमार हो गया, उसके इलाज के लिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई कि 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना की वो देंगे, और वो दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें ध्यान में आया कि इसमें बहुत परिवार बच गए हैं। हमने अपनी योजना चलाई और चिरायु हरियाणा के नाम से बचे हुए, पहले 15 लाख रजिस्टर्ड थे और 13-14 लाख रजिस्टर किए, 28,89,000 परिवारों को अब ये योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वो चिरायु योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। अब एक विषय और ध्यान में आता है कि अगर हम बचपन से ही नागरिकों का, सबका एक वार्षिक एक स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ टेस्ट, ये कराना शुरू कर देंगे तो बीमार होने से पहले ही व्यक्ति का पता लगेगा कि इसमें कोई बीमारी आने की संभावना है, उसको ही वहीं पर रोका जा सकता है। कहते हैं निप द इविल इन द बड, बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए, और शुरू से ही हमको ये करना पड़ेगा। ये कार्यक्रम भी निरोगी हरियाणा के नाम से शुरू करा दिया गया है। साल में हर नागरिक का एक बार स्वास्थ्य परीक्षण हो। पहले चरण में जो हमारे बीपीएल के 1,80,000 तक के परिवार हैं, जो मैंने बताया 29 लाख परिवार हैं, 1.25 करोड़ ये जनसंख्या बनती है, इनका लगातार परीक्षण शुरू हो गया। इसी महीने शुरू हुआ है। अभी तो मात्र 60 से 70 हजार परिवारों को ही उस प्रकार का ये परीक्षण हो पाया है। ये प्रोसेस थोड़ा धीरे, इसलिए उसमें टाइम लगता है। सेंटर हमारे जितने हैं उन पर सब पर भी लोग जाते हैं, फिर भी साल के अंदर अंदर 1.25 करोड़ सब लोगों का परीक्षण होगा। जो स्वस्थ आदमी है उनका भी परीक्षण इसके अंदर जरूर होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर रसोई में गैस और हर जल से नल की योजना लागू की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने योग्यता के आधार पर नौकरी देने का फैसला किया। सरकार ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के योग्यता के अनुसार नौकरियां दी। हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। ट्रांसफर के नाम पर चल रहे उद्योग बंद किए गए। साथ ही आयुष्मान भारत का विस्तार कर चिरायु योजना के तहत 28 लाख के करीब परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत लाया गया। निरोगी हरियाणा योजना के तहत हरियाणा की आम जनता का हेल्थ चेकअप सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने अपने समाज के हित के लिए ये सब काम करने हैं। सरकार उसी प्रकार से आगे बढ़ रही है। पूरे हरियाणा को एक सूत्र में बांधने के लिए हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये नारा दिया। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इस प्रकार के जो कार्यक्रम हमें नारे दिए, ऐसा जो आह्वान किया समाज की एकता के लिए, इसको हम भरपूर मानते हैं। पिछले 8 वर्षों में केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, देश प्रदेश के हित में काम कर रही है। हमने कुल मिला के समाज के हित में शिक्षा की योजनाएं, स्वास्थ्य की योजनाएं, सुरक्षा की योजनाएं, स्वावलंबन की योजनाएं, स्वाभिमान बनाए रखने के लिए बहुत सी योजनाएं, ऐसे सारे प्रदेश, सब प्रदेशों में, अपने हरियाणा प्रदेश में, देश भर में ये सब चलाई है। आखिर इसको क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के काम भी बहुत किए हैं। क्योंकि 8 वर्ष पूर्व जब हम देखते हैं, कोई भी छोटा काम भी अगर घर का, परिवार का कराना होता था, जितने सदस्य होते थे, आधे सदस्य तो लाइन में लग के खड़े रहते थे, दफ्तरों के चक्कर काटते थे, काम के होते नहीं थे, जूती घिस जाती थी। लेकिन इन सब चीजों को हमने ठीक करने के लिए नई नई योजनाएं व्यवस्था परिवर्तन की है। चाहे वो केंद्र सरकार में हमने हर परिवार की चिंता की है। हर परिवार के अंदर, गरीब परिवार के अंदर रसोई घर में गैस मिले, नल से जल हर रसोई में पहुंच जाए, हर घर में बल्ब जले, कहीं कोई अंधेरा कहीं न रहे, आवास सभी गरीब परिवारों को ये मिलना चाहिए, हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट हो। यानी कितने क्रांतिकारी कदम किए हैं, जो जब दुनिया के लोग देखते हैं कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है और समाज में ईज ऑफ लिविंग का जो एक पैमाना तय किया गया है, लोग दिन प्रतिदिन अपने जीवनचर्या को यानी सरल कर रहे हैं, आसान हो रहे हैं। हमारे यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स ये बढ़ रहा है। लोग सामान्यतः आनंदित रहें, खुश रहें, इस प्रकार की और हमारी कार्य पद्धति करने का काम हम कर रहे हैं। हमने ई गवर्नेंस इसको चालू किया।
ताकि लोगों को भागदौड़ न करनी पड़े। आपकी कोई छोटी बड़ी तकलीफ है, सरकार से कोई काम है, घर बैठे आप अपनी बात को सरकार के किसी भी कार्यालय में, ऑफिस में पहुंचा सकते हैं। घर बैठे आपका काम सुविधाजनक हो जाएगा, आपको समाचार मिलेगा। परिवार पालन करना ये परिवार के मुखिया का दायित्व होता है। मुखिया अगर इस ऊहापोह में लगा रहेगा तो समाज को सुखी हम नहीं कह सकते। दीनदयाल जी ने हमको कहा था कि एक सुखी समाज की कल्पना क्या करेंगे, तो सुखी समाज वही होता है जहां समाज में खड़े हुए सब लोगों में अगर किसी को अंतिम श्रेणी का व्यक्ति कहा जाए तो अंतिम श्रेणी के व्यक्ति को भी हर प्रकार की सुख सुविधा मिले। अंत्योदय के भाव से सरकारों के लिए काम करने का एक संदेश, इन्होंने सिद्धांत एक उन्होंने दिया था, जिसके ऊपर हमारी सब सरकारें चल रही हैं। हरियाणा में विशेष तौर पर हमने बहुत बड़ी बड़ी इसकी योजनाएं बनाई हैं। हमने परिवार पहचान पत्र, इसके अंतर्गत सब परिवारों को उसका डाटा इकट्ठा किया है ताकि कोई व्यक्ति अगर उसकी आवश्यकता है उसको आना न पड़े। हमारे पास डाटा है, हम सरकारी सेवाएं गरीब के हित के लिए उसके घर में जाकर के दें, उसकी आवश्यकता के हिसाब से, और हम उसका यानी समस्या का हल करें। डिमांड के हिसाब से नहीं करें। डिमांड तो बहुत लोग कर पाते हैं, बहुत लोग अपनी बात को आगे बढ़ा भी नहीं पाते हैं, उनके पास इतनी योग्यता क्षमता भी नहीं होती, वो अपने घर बैठे मायूस बैठे रहते हैं। लेकिन हम घर घर जा करके और ऐसी सारी चीजों का और उनको लाभ पहुंचाएंगे ये हमने तय किया है। नौकरियां, जो इस प्रदेश में नौकरियों का जो इतिहास, नौकरी बिकने का इतिहास, यानी लोग जो हैं कभी भी नौकरी प्राप्त करने के लिए नेताओं के चक्कर काटते थे, अधिकारियों से साठगांठ करते थे, पैसा खर्च करते थे। तो इस प्रकार की सब बीमारियों से हमने छूट दिलाई है कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। और योग्यता का पैमाना ये यही है कि हर व्यक्ति का टेस्ट में जो उसकी नंबरिंग है, उसका योग्यता है, उसका जो पैमाना है, उसके हिसाब से उसको नौकरी मिले, न कोई पर्ची न खर्ची। इस प्रकार से हमने काम किया। ट्रांसफर जो करते थे ये भी एक उद्योग बना हुआ था। कोई भी सरकारी नौकरी में चाहता है हर व्यक्ति कि मैं अपने घर के नजदीक आ जाऊं, पैसा खर्च करके और लोग सिफारिशें लगा करके और ये ट्रांसफर कराते थे। हमने सब बंद कर दिया। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, उसकी सीनियोरिटी कितनी है, आयु कितनी है, उसके हिसाब से जो नजदीक से नजदीक स्थान पर वो जा सकता है उसको वहां पहुंचाया है। ऐसी सब बातें हमने केवल आईटी के कारण से, ई गवर्नेंस के कारण से करना वाले सिद्ध हो पाया है। घर बैठे किसी की समस्या है उसको सीएम विंडो में आप डाल दो। सीएम विंडो के माध्यम से 12 लाख लोगों को इस समय तक राहत मिल गई है। हर वर्ष 1-1.5 लाख लोग जो है उसमें बढ़ते हैं ताकि एक समस्या का हल घर बैठे उस व्यक्ति का हो जाए। ऐसे सीएम विंडो की योजना भी हमने दी है। हमने गरीब परिवारों के उनके एक एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के डेटा के अनुसार शहरी समाज के परिवारों की संख्या 1,96,000 है, जिसमें 8 लाख व्यक्ति हैं। इसमें 30% जनसंख्या विद्यार्थियों की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बच्चा कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करे। उन्होंने बताया कि समाज के 1200 परिवारों की आय 25,000 से भी कम है। इन परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए सभी को आगे आना होगा और सरकार का सहयोग करना होगा। और हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश का चौमुखी विकास करने के लिए न केवल प्रतिबद्ध है बल्कि अलग अलग जिलों में कहीं शिलान्यास तो कहीं उद्घाटन के काम कर रही हैं, वो भी तेजी के साथ। इसी कड़ी में मनोहर सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ को कई सौगातें दी हैं। साथ ही इस मौके पर उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को सख्त चेतावनी दी और इसके अलावा निगम चुनाव पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास करने में जुटी हुई है। बल्लभगढ़ को भी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिली। मनोहर सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 2 और 64 के लोगों को करीब 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 2 वीटा मिल्क प्लांट रोड और सेक्टर 64C के डिवाइडिंग रोड को बनाने के लिए नारियल तोड़कर लोगों के हाथों से ही काम का शुभारंभ करवाया। वहीं सेक्टर 64 में नवनिर्मित पार्क जनता को समर्पित किया। इसके अलावा सेक्टर 64 में बनाई जा रही मार्केट की पार्किंग के कार्य का भी शिलान्यास किया गया। आज के विकास कार्यों में 60 लाख की सड़क,
सेक्टर 2 में 50 लाख की पार्किंग और 16 लाख रुपए का पार्क सेक्टर 64 में शामिल है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने ये कहा कि बल्लभगढ़ का चहुमुखी विकास करवाना मेरी प्राथमिकता है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। आने वाले समय में बल्लभगढ़ शहर को सेक्टर 2 में पॉलीक्लिनिक भी जल्द ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ के विकास के लिए जितना भी धन चाहिए उसके लिए वो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने अपनी मांगे रखेंगे और उन्हें पूरा भी करवाएंगे। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में प्रदेश में रोल मॉडल बनाने जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बल्लभगढ़ में चल रहे विकास कार्य के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार भी जताया। 1.25 करोड़ की लागत से आज हमने उद्घाटन किया है, जिसमें पार्क है, सड़क है और अपना पार्क है, सीवर लाइन है और रोड है। 1 करोड़ 26 लाख की लागत से आज उसका उद्घाटन किया। लोगों को लाभ मिलेगा और लोग जल्दी बहुत लंबे समय से डिमांड थी पार्क की, मार्केट की, और इन लोगों को समझ किया है। और ये भी बताया जा रहा है कि सेक्टर 64 के अंदर मार्केट के लिए जगह नहीं थी, वो अलाउड कराई गई और फिर पैसा नहीं, पहले जिस जमीन पे विवाद था, लड़ाई थी, और ये 3,500 गज में मार्केट बन के तैयार हुई है यहाँ के लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि ये रास्ता रोड जेवर एयरपोर्ट को टच करेगा, और जेवर एयरपोर्ट को जब टच कराएगा तो मार्केट होनी बहुत ज़रूरी है। लोगों को आवागमन, जाना आना, और लोगों के लिए जो मार्केट से सुविधा उसका लाभ मिलेगा। और सेक्टर 64 के लोगों की बहुत लंबे समय से डिमांड थी। वहीं कैबिनेट मंत्री ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कब्जाधारियों से जमीनों को मुक्त करवाया जाएगा। अवैध कब्जा करने वाले लोग आम जनता और शहर के विकास के लिए नासूर बनते हैं। मैंने 2014 में भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, आज भी अपनी बात में, मैं सरकारी जमीन पे 1 इंच जमीन पे भी कब्जा नहीं होने दूंगा। कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो प्रदेश को दिशा और दशा देने का काम किया है, कि जो कब्जे होते हैं, कब्जे नासूर होते हैं, आम आदमी के रास्ते की रुकावटें विकास के रास्ते में रुकावट डालते हैं। क्यों कब्जा करना किसी लाभ नहीं मिलता। कब्जे से लोगों का नुकसान होता है, सरकार की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, सरकार का नुकसान होता है, और लोगों की सुविधा में परेशानी आती है। और जहाँ भी कब्जेदार जमीन होगी वहाँ पे हम कहीं SDO का कार्यालय बनाएंगे, बिजली ऑफिस बनाएंगे, कहीं हमें PSC बनाएंगे, कहीं CSD बनाएंगे। इस तरह से लोगों को लाभ मिले। आने वाले समय में और भी कई सुविधा मिलने वाली है सेक्टर वासियों को, ये माना नहीं, पॉली क्लिनिक भी बनने वाला है, एक लेबर सेंटर होम भी बनने वाला है, और हम एक बड़ा रेस्ट हाउस बनाने वाले हैं कि सब लोगों को लाभ मिले, लोगों को सुविधा मिले, और लोगों को शहर में रहने का जो लाभ मिलना चाहिए, लोगों को सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, इससे लोगों को लाभ मिले। इसके अलावा निगम चुनाव पर भी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और फिर से सरकार बनाने का दावा किया। नहीं, अभी आने वाले समय में, अगले महीने में जल्दी डेट समय घोषित हो जाएगी। आने वाले 2023 में शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं, और जो निगम का चुनाव फरीदाबाद है, गुड़गामा है, मानेश्वर है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, ये बड़े चुनाव आने वाले हैं। और आने वाले जो 2023 के शुरुआत में चुनाव। क्या माना, ट्रिपल इंजन की सरकार चला पाएंगे? नहीं, पहले भी ट्रिपल इंजन की सरकार चलाई है, और फिर ट्रिपल इंजन की क्या है कि डबल सरकार पहले भी रही थी, ट्रिपल पहले भी रही थी, फिर ट्रिपल इंजन की फरीदाबाद में सरकार बनेगी पूरे हरियाणा में, और गति के साथ चलेगी, विकास साथ तेजी के साथ चलेगी। न सिर्फ किसी एक क्षेत्र में बल्कि पूरे हरियाणा में प्रदेश की मनोहर सरकार में चहुमुखी विकास करवाए जा रहे हैं, और यही वजह है कि हरियाणा का हर वर्ग प्रदेश सरकार के कामों से संतुष्ट भी है। प्रदेश के सभी जिलों में कहीं शिलान्यास तो कहीं उद्घाटन के काम तेजी से हो रहे हैं, और साथ ही जनता की समस्याओं का समाधान भी लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से संतुष्ट नजर आता है। हरियाणा सरकार का यह मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके, और हमारा यह मकसद है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप तक हर उस विकास परियोजना की जानकारी पहुंचाई जा सके जो कि प्रदेश सरकार आपके लिए यानी कि हरियाणा वासियों के लिए बना रही है।
फिलहाल आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।